दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुलिस ने माओवादियों के सुप्रीम कमांडर बसवराज यानी नंबला केशव राव को एक एनकाउंटर में मार दिया है। पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा वाले इलाके में सुरक्षा बल लगातार माओवादियों को मार रहे हैं। लेकिन बसवराज की मौत के बाद माओवादियों को जो धक्का लगा है, वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लगता है कि माओवादियों का सूरज अब ढल चुका है। आज से कुछ साल पहले तक वो इतने ताकतवर थे कि उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नक्सलवाद को इंडियाज बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बल लगातार माओवादियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में घुसकर एरिया डोमिनेट कर रहे हैं। सड़कों और मोबाइल नेटवर्क का जाल भी बिछाया गया है, जिससे माओवादियों तक पहुंचने में बहुत आसानी हो गई है। ये बात भी सच है कि कई इलाकों में आदिवासी माओवादियों से तंग आ चुके हैं। पुलिस इन्फॉर्मर होने के शक में भोले भाले आदिवासियों की हत्या करना, ऐसी घटनाओं ने उनके प्रति काफी रोष फैला दिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि माओवादियों की पुरानी लीडरशिप अब खत्म हो गई है और बसवराज जैसे पुराने कमिटेड लोगों का मिलना अब मुमकिन नहीं है। माओवादियों की मौजूदा पार्टी का नाम है सीपीआई माओइस्ट। ये तीन पार्टियों के मर्जर से बनी है। इसमें सबसे अहम पार्टी जो है, उसका नाम है द पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी, जो 1980 में आंध्र प्रदेश में बनी और जिसका पूरा लीडरशिप तेलुगु है। बाकी दो पार्टियों के नाम है पार्टी यूनिटी और एमसीसी। एमसीसी ज्यादातर बिहार और झारखंड की एरिया में सक्रिय थी। पीडब्ल्यूजी और पार्टी यूनिटी का मर्जर 1998 में हुआ। वो वक्त था जब मैं पहली बार माओवादियों के संपर्क में आया और वहां से रिपोर्टिंग करने लगा। उसके बाद 2004 में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का मर्जर होकर सीपीआई माओइस्ट बना। पार्टी में कई इंपॉर्टेंट नॉन तेलुगु लीडर्स भी निकले, लेकिन जो सबसे कमिटेड और सीनियर कार्डर था वो पीडब्ल्यूजी से ही निकला। इसकी वजह थी कि इस एरिया में माओइस्ट आइडियोलॉजी के प्रति एक जमीन ऑलरेडी तैयार थी। पीडब्ल्यूजी के फाउंडर थे कोंडापल्ली सीतारामैया, जिन्होंने 1960s और 1970s के नक्सलबारी मूवमेंट से दो सीख ली। पहला यह कि माओवादियों के पास एक छुपने की जगह होनी चाहिए। माओ ने गुरिल्ला वॉरफेयर के सिद्धांत में इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया है। एक ऐसा इलाका जहां दुश्मन यानी इंडियन स्टेट पर वार करके माओवादी छापामार छुप सके। ऐसे इलाके को रेयर बेस कहते हैं। दूसरा, नक्सलबारी के हीरो चारू मजूमदार की सीख के विपरीत ओवर ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी की तरफ नौजवानों को आकर्षित करे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन 1970s में सीतारामैया ने बनाई और इसका नाम रखा गया रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन। बसवराज जैसे लोग इसी यूनियन का हिस्सा बनकर माओवादी आंदोलन से जुड़े। यही स्टूडेंट्स गांव-गांव जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ते गए। इस इलाके में आदिवासी और दलितों के साथ बहुत शोषण होता था। वो गरीबी और भूखमरी का शिकार थे। माओवादियों ने उनके बीच जाकर उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। आंध्रा आंध्रा यानी अनडिवाइडेड आंध्रा, जिसमें आज का तेलंगाना भी शामिल था, वहां के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स माओवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। 1974 के आसपास ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के 14 स्टूडेंट्स ने कसम खाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी क्रांति को समर्पित करेंगे। वारंगल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कई छात्र आंदोलन से जुड़े। बसवराज उस वक्त इसी कॉलेज में बीटेक के छात्र थे। उनके साथ कई और स्टूडेंट्स भी जुड़े, जैसे गजला गंगाराम, जो बसवराज की तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। वो एक मेधावी छात्र थे और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए एक बड़ी एरोनॉटिकल कंपनी ने उन्हें जॉब ऑफर की, पर उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट करके माओवादियों को ज्वाइन किया। 1981 में उनके हाथ में एक ग्रेनेड फटा, जिससे उनकी मृत्यु हुई।
बाद में उनके दो भाई भी माओवादी बने, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी बहन सरोजा अभी भी सीपीआई माओवादियों के साथ है। इस आंदोलन में हुआ ये कि कई लोगों ने अपने बहन भाई या दोस्तों को प्रेरित किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री डग मैकडम इसे स्ट्रॉन्ग टाई फेनोमेनन कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें पर्सनल कनेक्शंस के द्वारा लोग हाई रिस्क एक्टिविज्म की तरफ आकर्षित होते हैं। 2010 में मैंने वारंगल की यात्रा की और वहां एक बुजुर्ग महिला सोमनाथ सम्मा से मिला, जिनकी उम्र उस वक्त 77 इयर्स की थी। उनका आधा परिवार माओइस्ट मूवमेंट से जुड़ा था। सबसे पहले उनके बेटे वेंकना ने ज्वाइन किया। उनकी देखा देखी में बहन भाग्यलक्ष्मी ने ज्वाइन किया। उसके बाद एक और बेटे और बेटी ने भी ज्वाइन किया। उनका एक पोता एक सीनियर माओइस्ट लीडर के साथ पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसी कमिटेड लीडरशिप ने बहुत मुश्किलें उठाने के बाद बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में रेयर बेस स्थापित किया। इसी एरिया को वो दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी कहते हैं। इसमें जो इलाके शामिल हैं उसमें बस्तर और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली एरिया मुख्य है। पीडब्ल्यूजी के सबसे पहले कार्डर्स में आदिलाबाद तेलंगाना के रहने वाले पेडी शंकर थे, जो एक दलित परिवार से आते हैं। वो भी गढ़चिरौली में रेयर बस बनाने के लिए प्राणहिता नदी को क्रॉस करके जब जा रहे थे, तब सीआरपीएफ के साथ उनका एक एनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारे गए। ये घटना 2 नवंबर 1980 की है। पीडब्ल्यूजी ने उन्हें अपने पहले शहीद का दर्जा दिया। अब सीपीएम माओइस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसे लोग नई जनरेशन से ना के बराबर ही निकल पाए। इनमें काफी बड़े नाम थे जो बाद में पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए, जैसे आजाद यानी चेरुकुरी राजकुमार, पटेल सुधाकर रेड्डी, किशन जी, सखा मोरियापारा, सूलीपेटा कोंडल रेड्डी, चलपति और भी कई सारे। इनमें एक नाम अलग से मेंशन होना चाहिए, वो है नवीन बाबू का। ये आंध्रा के रहने वाले थे और 1986 में दिल्ली के जेएनयू मास्टर्स करने आए। वो वहीं रेडिकलाइज हुए और उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर 1990s में ही पीडब्ल्यूजी ज्वाइन कर ली। 18 फरवरी 2000 में उनकी मृत्यु विशाखापट्टनम में एक पुलिस एनकाउंटर में हुई। उनके यहाँ रहते दिल्ली के भी कुछ लोग रेडिकलाइज हुए। उनमें दिल्ली की दलित बस्ती में रहने वाला एक लड़का सुनील भी था, जिसकी मृत्यु भी बाद में एक पुलिस एनकाउंटर में हुई। अब माओवादियों की कमान कौन संभालेगा? उनमें से सबसे बड़ा नाम है कॉमरेड सुनिर्मल यानी मेसर बेसरा का। बेसरा एक या दो आदिवासियों में से है जिनका प्रमोशन माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी तक हुआ। ये सबसे उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हिस्सा थे और 2007 के आसपास उन्हें झारखंड से गिरफ्तार किया गया। 2 साल बाद उनकी पेशी बिहार के लखीसराय की एक अदालत में हो रही थी, जहां से माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला करके उन्हें छुड़ा लिया। मैं 2007 में ही बेसरा से रांची जेल में मिला था, पर बेसरा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स का ध्यान अभी माडवी हिडमा पर होगा, जो माओइस्ट का सबसे खूंखार कमांडर है। हिडमा ही उनकी फाइटिंग फोर्स का आखिरी हिस्सा है। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। माओवादी आंदोलन पर ज्यादा जानने के लिए आप अंग्रेजी में मेरी किताब हेलो बस्तर पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में भी सलाम बस्तर के नाम से उपलब्ध है। इसमें आप इन चीजों को और गहराई से समझ सकते हैं। मगर इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।